आज मैं आपको देश के एक ऐसे राष्ट्रपति की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिनका प्यार हर किसी को मिला, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो या नौजवान हो, हर कोई उनको प्यार करता था। नेता मंत्री भी उनकी इज्जत करते थे। वो पहले एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद वो देश के राष्ट्रपति बने। हर कोई चाहता था, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर कोई चाहता था कि वो राष्ट्रपति बने। लेकिन उनके राष्ट्रपति बनने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। आइए आज हम आपको उनके राष्ट्रपति बनने की कहानी सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। उनका जन्म 15 अक्टूबर को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। कहा जाता है कि उस वक्त वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम था और कलाम साहब महज 8 साल के थे जब उन्होंने कमाना शुरू कर दिया था। ये तो मैं आपको बताऊंगी कि उनकी लाइफ से जुड़े क्या क्या दिलचस्प किस्से हैं, लेकिन इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे आगे कि कैसे वो राष्ट्रपति बने। हर किसी के मन में ये सवाल आता है कि एक साइंटिस्ट एक राष्ट्रपति कैसे बना, जबकि राजनीति में वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ करते थे। उनको बच्चों से प्यार था, उनको विज्ञान से प्यार था, लेकिन फिर आखिर वो राष्ट्रपति कैसे बने, हर कोई ये कहानी जानना चाहता है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अहम किस्से सुनाएंगे, जो ना तो आपको ज्यादा वीडियो में देखने को मिलता है और ना ही ज्यादा आर्टिकल पढ़ने को मिलता है। तो उनके जीवन से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जब वो 8 साल के थे तब उन्होंने कमाना शुरू कर दिया था। महज 8 साल की उम्र में। सोचिए, जब बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनको ये नहीं पता होता है कि आगे चलकर वो क्या बनेंगे, उस उम्र में कलाम साहब ने कमाना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि कलाम साहब के जो पिताजी थे और उनकी जो फैमिली थी वो मिडिल क्लास फैमिली थी। उनके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो हर बच्चे को बराबर पैसे दे पाए, और उनका जो दिन शुरू होता था वो इस सोच में शुरू होता था कि अगर शाम की रोटी जो है वो कैसे आएगी। तो उनके पिता कहा जाता है उस वक्त नाविक थे, और साथ ही वो मछुआरों को कई नाव जो है वो रेंट पर दिया करते थे, जिससे उनका खर्चा चलता था। और अपने परिवार में वो कमाने वाले इकलौते इंसान थे, इसलिए उनको सोचना पड़ता था कि हम सुबह तो निकल रहे हैं, सुबह की रोटी तो हमने खा ली है, लेकिन अब शाम की रोटी कैसे आएगी, कहाँ से आएगी। तो कहा जाता है कि कलाम साहब उनकी स्थिति को समझते थे, इसलिए उन्होंने 8 साल की उम्र से ही कमाना शुरू कर दिया था। अब उन्होंने कमाया कैसा था, उस वक्त उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था। कहते हैं उस वक्त इमली के बीज बहुत महंगे हुआ करते थे, तो वो इमली के बीज मस्जिद के पास बेच कर आया करते थे। कई खरीदार आते थे जो इमली के बीज लेकर जाते थे और वो इमली के बीज वहां पर बेचा करते थे। अब लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर इमली के बीज इतने महंगे क्यों हुआ करते थे। तो कहा जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के समय इमली के बीजों का काफी महत्व था, क्योंकि इमली के बीजों का पाउडर बनाया जाता था, जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो गाड़ियां चलती हैं उनमें ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता था, इसलिए उनके प्राइस काफी हाई थे। तो कलाम साहब वो बीजों को बेचा करते थे और कुछ पैसे कमाते थे जो वो अपने परिवार को देते थे। अब इससे उनके पिता को भी एक सहारा मिल गया था कि हाँ, मेरा बेटा कुछ कर रहा है, वो एक सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं और परिवार के लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहा है। इसके साथ कहा जाता है कि कलाम साहब ने अखबार बेचने का भी काम किया है। यह भी कहानी वर्ल्ड वॉर 2 की ही है। दरअसल क्या होता था, वर्ल्ड वॉर 2 के समय हमारी जो इंडियन आर्मी है वो एलाइड आर्मी में ज्वाइन हो गई थी। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे में मर्ज हो गई थी, जिसके चलते इंडिया में थोड़ा अफरा तफरी का माहौल था। तब कहा जाता है तमिलनाडु में ट्रेनें तक नहीं रुका करती थी, माहौल इतना ज्यादा खराब था। तो उस वक्त जो अखबार आते थे वो ट्रेन से ही आते थे, और अखबार जब आते थे ट्रेन से तो ट्रेन रुकती थी, अखबार उतारे जाते थे, और जो भी वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर होता था वो अखबार लेता था और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता था। लेकिन जब माहौल अफरा तफरी का हुआ, देश में इमरजेंसी जैसा माहौल हुआ, तो कहते हैं कि ट्रेन तमिलनाडु में रुकती ही नहीं थी। चाहे रामेश्वरम हो या कोई और शहर हो, ट्रेनें ही नहीं रुकती थी। तो चलती ट्रेन से डिस्ट्रीब्यूटर को वो न्यूज़पेपर पकड़ने होते थे। अब बंडलों न्यूज़पेपर, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मुश्किल होता था वो न्यूज़पेपर पकड़ना। तब कहते हैं कि कलाम साहब उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए और उन्होंने कहा कि वो भी उनकी मदद करेंगे इसमें, लेकिन बदले में उनको पैसे चाहिए। तब कलाम साहब ने उस डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन किया और उनके साथ ही वो भी कहते हैं न्यूज़पेपर कलेक्ट करते थे और लोगों के घर तक पहुंचाते थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपना जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ाया। वो अपनी फैमिली का भी सपोर्ट सिस्टम बने और उन्होंने खुद भी पढ़ाई की। इसके बाद उनके जीवन से जुड़ा एक और किस्सा है। कहा जाता है कि उनके पिताजी चाहते थे कि वो आगे चलकर कलेक्टर बने, लेकिन कलाम साहब चाहते थे कि वो सिर्फ
तमिलनाडु में कैद होकर ना रह जाए, वो देश देखे, वो दुनिया देखे, वो देश और दुनिया में अपना नाम करें, अपने देश का नाम करें। इसलिए वो अपने टीचर से कहा करते थे आसमान में देखकर कि उनको जमीन पर नहीं चलना है, उनको आसमान में उड़ना है। उनके सपने बहुत बड़े हुआ करते थे। तो उस वक्त उनका परिवार भी उनका मजाक उड़ाता था और जैसे बच्चों की बातें होती हैं वो सुनकर, वो कहकर टाल दिया जाता था। तो ऐसे ही, लेकिन एक दिन कहा जाता है कि रामेश्वरम के वो ऐसे पहले व्यक्ति बने जिन्होंने एरोप्लेन में जो बैठे थे, जिन्होंने विमान की सवारी करी थी, वो रामेश्वरम के उस वक्त के पहले व्यक्ति थे। तो उन्होंने इस तरीके से अपने सपनों को साकार करना शुरू किया। इसके बाद कहते हैं उनका नासा में भी सिलेक्शन हो गया था एज अ साइंटिस्ट। वो नासा में उन्होंने काफी वक्त काम किया। उसके बाद जब वो इंडिया आए तब कई जगह वो गेस्ट लेक्चर दिया करते थे, बच्चों को जाकर अच्छी बातें बताते थे और उनको इंस्पायर किया करते थे, उनको मोटिवेट किया करते थे। तो ऐसे ही 2002 की बात है, वो चेन्नई की एक यूनिवर्सिटी में थे। तब कलाम साहब के पास एक फोन आता है और उनको राष्ट्रपति बनने के लिए कहा जाता है। ये कहानी हर कोई जानना चाहता है कि आखिर फोन किसने किया था और कलाम साहब को राष्ट्रपति बनने का न्योता क्यों दिया गया था। दरअसल फोन पर दूसरी साइड थे हमारे देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी साहब कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कलाम साहब से कि आपका नाम हमने नॉमिनेट किया है देश के राष्ट्रपति बनने के लिए और आपके पास ना का तो कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ हाँ का ही ऑप्शन है और आप ना नहीं बोल सकते। कलाम साहब भी कहते हैं कि हमको 2 घंटे का समय चाहिए सोचने के लिए, लेकिन फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ही ना मत बोलिएगा, आप ही देश के अगले राष्ट्रपति होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल कहा जाता है कि 2002 में केंद्र में भाजपा की सरकार जरूर होती है, लेकिन वो सरकार इतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती है, इसलिए राष्ट्रपति बनाने के लिए उसको विपक्ष की जरूरत पड़ती है, विपक्ष के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और विपक्ष की तरफ से नाम आता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। अब कलाम साहब के नाम पर भाजपा इतनी आसानी से क्यों मान जाती है, ये भी एक सवाल यहाँ पर उठता है। तो भाजपा इसलिए इतनी आसानी से मान जाती है क्योंकि उसी साल 2002 में फरवरी को गोधरा कांड हुआ होता है, जिससे भाजपा की छवि धूमिल हो जाती है। कहा जाता है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, तो अपने ऊपर से ये टैग हटाने के लिए भाजपा एक चाहती है कि मुस्लिम राष्ट्रपति बने, जिससे भाजपा ये देश में संदेश दे सके कि वो मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। और गोधरा कांड जो कुछ भी हुआ है उसमें भाजपा का कोई भी हाथ नहीं है, भाजपा की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। अब कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर अब्दुल कलाम का ही नाम क्यों विपक्ष ने सजेस्ट किया था, कई और भी नाम हो सकते थे, बड़े बड़े उस टाइम नेता हुआ करते थे। तो आखिर एक साइंटिस्ट को एक राष्ट्रपति बनने के लिए क्यों कहा गया था। दरअसल जिस वक्त रक्षा मंत्री मुलायम सिंह हुआ करते थे उस वक्त कहा जाता है उनके वैज्ञानिक सलाहकार थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और मुलायम सिंह के काफी अच्छे रिश्ते थे उनसे। और मुलायम सिंह ये भी जानते थे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं और वो इस पद के लिए बिल्कुल सही रहेंगे। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसा नाम है जिनके लिए कोई भी मना नहीं करेगा। तो इसलिए कहते हैं वो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी के सामने ये सजेशन रखते हैं कि हम अब राष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही देखना चाहते हैं, आपकी इस पर क्या राय है। तो कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी भी उस टाइम सोचते हैं और उनके नाम पर मुहर लगा देते हैं और कलाम साहब बन जाते हैं देश के राष्ट्रपति 2002 में, जिसके बाद से कलाम साहब का कद देश में और दुनिया में और भी ऊंचा हो जाता है। उनको मिसाइल मैन तो कहा ही जाता है, लेकिन अब वो देश के महामहिम भी होते हैं। कहते हैं 2015 में उन्होंने आखिरी सांस ली थी, वो IIM शिलोंग में थे, जहां पर वो एक गेस्ट लेक्चर के लिए ही गए हुए थे, वो बच्चों के साथ थे और कहते हैं स्पीच देते देते ही उनका निधन हो गया था। उन्होंने अंतिम सांस 2015 में ली थी। तो आपको कलाम साहब के राष्ट्रपति बनने का ये सफर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और भी पॉलिटिकल किस्से हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।